तो वर्क पावर एनर्जी में हम लोगों ने जो किया था पहले, वर्क की कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे। पहले तो हमने वर्क का इंटीग्रेशन से देखा किस तरह से होता है, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक सेकेंड, मैं ज़रा आईपैड कनेक्ट कर लेता हूँ। ज्वाइनिंग। फिर उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ देखा। लास्ट क्लास में हमने ग्राफ देखा था, लेकिन ग्राफ के बाद और क्या देखा था, किसी को कुछ याद है? आफ्टर द ग्राफ्स हमने क्या किया था? बोलो। कोई बताएगा? तुम लोग को आवाज आ रही है? लास्ट क्लास में क्या हुआ था? कुछ रिवीजन कल ही तो कराया, अभी तो 2 दिन का भी गैप नहीं हुआ। में ग्रेविटेशन फोर्स करवाया था। यस। बाकी फोर्स करवाए थे सर आपने। अभी लॉट्स ऑफ फ्रिक्शन और वो करना है हमको। हाँ, तो वर्क डन भाई। हम लोगों ने ग्रेविटेशन तो कर लिया, तो उसमें क्या देखना है? केवल वर्टिकल फॉल देखना है या इंक्रीज हाइट वाइज कितना इंक्रीज हुआ, बाकी और कोई भी पाथ का अदर फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर अब हमें करना है कुछ अदर फोर्सेस। चलो एक क्वेश्चन जरा ग्रेविटी का और ले लो। एक इस तरह का ये एक पाथ है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये सर्किल का ही पार्ट हो। इसके ऊपर एक ये सिलेंडर है जो कि रोल कर रहा है। सिलेंडर की रेडियस है स्मॉल आर। अच्छा, चलो इसको हम क्वार्टर सर्किल ही ले लेते हैं, तभी मैं इसका मैं रेडियस बना देता हूँ। चलो क्वार्टर सर्किल है ये 90 डिग्री, एंड दिस रेडियस इज कैपिटल आर। ठीक है। तो जब ये पोजीशन ए से पोजीशन बी आ जाएगा तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी? What will be Ke gained by cylinder when it moves from point A to point B? State if you have taken any assumptions. बोलो सर इनिशियल तो सर हम लोग जीरो ही मान रहे हैं ना assumption। क्या चीज इनिशियल जीरो मान रहे हैं? सर वेलोसिटी। अच्छा, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना माने तो के गेंड चेंज हो जाएगा क्या? सर इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है। अगर मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो एज्यूम नहीं करी है, कुछ है गिवन और वो मैंने मेंशन नहीं किया है, तो क्या उस वैल्यू की वजह से के गेंड ये डिफरेंट हो जाएगा क्या? नो सर, नो सर। नो। चलो करो। जल्दी से, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, छोटा सा क्वेश्चन है। समझ में आया क्वेश्चन? सिलेंडर रोल कर रहा है इस क्वार्टर सर्किल पर। सर एमजीआर। कौन सा आर? सर कैपिटल। अच्छा, और कोई आंसर? सर वैसे स्मॉल आर की क्या यूज कर सकते हैं इसमें? तो मास निकालने में तो कोई यूज नहीं हुआ क्या? मास, चलो मास मैं देर देता हूँ। मास निकालने के मैंने
मास Assume करते डेंसिटी हैं। और वॉल्यूम यूज कर रहा था थोड़ी। नहीं नहीं नहीं, एम एम यूज करो, मैंने एम दे दिया है। तो एक आंसर है कैपिटल आर। एम जी कैपिटल आर। और किसी का कोई आंसर? सर एम जी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ओके, एनी अदर आंसर? चलो मैं और ऑप्शन भी दे देता हूँ। चलो और कुछ बताओगे? किसी का कुछ और आ रहा हो? चलो एक ऑप्शन जीरो भी दे देते हैं। अब बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है? बी। कौन? लक्ष्य? तो पहले तो तुमने ए बोला था। बी इज करेक्ट, क्योंकि हम किसका समझ देखेंगे? गया सर। किसका? हाइट सेंटर ऑफ का, मास। सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, यस सर। चलो ये सेंटर ऑफ मास की हाइट में कितना डिफरेंस है? तो दिस रेडियस इज कैपिटल आर एंड दिस इज स्मॉल आर, तो ये कितना हो जाएगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बस ये था कि तुमने सेंटर ऑफ मास को ध्यान में नहीं दिया। अच्छा, सपोज इस तरह का एक ये सरफेस है, इसके ऊपर एक स्फीयर रखा हुआ है, स्फीयर की रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, और ये हाइट है स्मॉल एच। बताओ इसमें लॉस ऑफ पोटेंशियल। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में वो तो बताया नहीं, एजम्पशन कुछ लिया है क्या? व्हाट आर द एजम्पशंस इफ यू आर सेइंग दैट दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी? ग्रेविटी से अलग लिया, कुछ ग्रेविटी तो सर असम्पशन कुछ होती है। सर ऐसे तो सर जी लिया सर। जी वो तो ऑटोमेटिकली सर जी हो ही जाता है, मतलब असम्पशन माना जाएगा सर जी इसमें। क्या? जी इज 10, हमने तो 10 नहीं नहीं रुको, 10 तो डाला ही नहीं हमने। जी की तो बस सिंबल रखा है, तो जी इज कांस्टेंट एक ये एजम्पशन ले सकते हैं। ठीक है, कि ये जो हाइट है ये रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। और कुछ? और कोई? ग्राउंड इज फ्रिक्शनलेस। ओके, सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। अगर विद फ्रिक्शन हो जाएगा तो क्या होगा? तो कुछ हीट में चली जाएगी वो पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस हुआ। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी में उतना गेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन सरफेस विद फ्रिक्शन अगर होगी तब भी ऐसा हो सकता है कि ये काइनेटिक एनर्जी का गेन हमारा यही आए। ठीक है, ये हम लोग अभी रोटेशन में जब रोलिंग वगैरह करेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, तो ये बताओ कि अगर मैं सरफेस के में विद फ्रिक्शन होते हुए भी ये आंसर आ सकता है, तो मुझे इसके बजाय और ज़्यादा टू द पॉइंट क्या लिखना चाहिए? ये फिर बहुत अच्छा स्टेटमेंट नहीं है कि सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, क्योंकि विद फ्रिक्शन वाली सरफेस में भी ऐसा हो सकता है कि टोटल लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में और कोई भी हीट नहीं लॉस हुआ। सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो। यस, ये और ज़्यादा प्रिसाइज स्टेटमेंट है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज जीरो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सरफेस तो फ्रिक्शनलेस नहीं है लेकिन वर्क डन बाई फ्रिक्शन जीरो हो जाए? सरफेस में तो फ्रिक्शन है। सर जब हाँ, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर हो। ओके, तो तुम लोग ये जरा ये काम मैं तुम्हें घर से सोचने के लिए दे रहा हूँ, आराम से सोचना है इस पे कि सरफेस तो विद फ्रिक्शन है। ठीक है, और बॉडी भी मूव कर रही है, ऐसा नहीं कि वो स्टेशनरी रुकी हुई हो तो हम कह रहे हैं कि फ्रिक्शन का वर्क जीरो है। लेकिन वर्क डन बाई फ्रिक्शन जीरो, मैं कह रहा हूँ कि इसी सिचुएशन में वर्क डन बाई फ्रिक्शन जीरो कैसे हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस इज फ्रिक्शनलेस में तो होगा ही ये चीज़, फ्रिक्शन नहीं है तब तो 100% श्योर है कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना है। बट अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट हो और वर्क डन बाई फ्रिक्शन जीरो हो
तब भी ये एडिशनल चीज़ हो जाएगी। तो मैं चलो इसको एक थर्ड पॉइंट डाल के मान के कह दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट में इंक्लूडेड है। अगर फ्रिक्शन ही खुद जीरो है तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन भी जीरो होगा, ठीक है। तो अंडरस्टूड है, समझ में आ गया पॉइंट। लेकिन ये चीज़ अभी तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ऐसा कैसे कि फ्रिक्शन प्रेजेंट हो और वर्क डन बाई फ्रिक्शन जीरो हो जाए, ऐसा कैसे होगा, ठीक है। चलो, तो ये क्यूरियोसिटी तुम्हारे माइंड में मैं छोड़ दे रहा हूँ खुद से आंसर करने के लिए। अब ये क्वेश्चन है, बताओ इसमें क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ये इसकी फाइनल पोजीशन ये है, ठीक है। दिस इज ग्राउंड। सर इसका भी मास सेम है। हाँ वही मास सेम ले लो, यस। तो एम जी एच प्लस स्मॉल आर, एम जी एच माइनस स्मॉल आर, एम जी एच और जीरो। सी MgH। ओके, सब लोग ओके हैं? यस, एम जी एच, दिस हाइट इज एच, ठीक है। सिंपल ज्योमेट्री से देख लोगे, ज्योमेट्री भी क्या कॉमन सेंस कह लो उसको, ठीक है। चलो अब हम आते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन में तुम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे देख सकते हो कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। उससे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो वो तो नॉर्मल जैसे किसी भी फोर्स से हम करते हैं वैसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन खास बात जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि अगर मैं नॉर्मल एक्शन एंड रिएक्शन पेयर की बात करूँ, ठीक है, तो टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर इज ऑलवेज जीरो। इसका कोई जस्टिफिकेशन दे सकता है? ये एक स्मूथ सरफेस पर वेज रखा है, ठीक है। उसके ऊपर एक बॉक्स, वो स्लिप करता है, ठीक है। जब वो स्लिप करता है स्मॉल एम कैपिटल एम, तो जो कैपिटल एम वेज है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है या वो स्टेशनरी रहता है? स्मॉल एम स्लिप करेगा ओवर कैपिटल एम, और कैपिटल एम को फिक्स नहीं रखा गया है स्मूथ सरफेस पे, तो मूव करने के लिए फ्री है। तो कैपिटल एम का कैसे मोशन होगा? तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। हॉरिजॉन्टली मूव करेगा किधर, राइट में कि लेफ्ट में? वो तो है हॉरिजॉन्टली, राइट। हॉरिजॉन्टली तो मूव करेगा ये, ना तो हवा में उड़ेगा ना नीचे जाएगा। सरफेस पे चल मूव करेगा। क्या उदित? स्मूथ सरफेस पे सब मूव क्यों करेगा? सर जो स्मॉल एम रिएक्शन लगाएगा कैपिटल एम पे, वो उसी डायरेक्शन में, राइट वर्ड डायरेक्शन में लगाएगा ना। स्मॉल एम जो है राइट, एग्जैक्टली राइट में लगाएगा, या ये कहना चाहिए कि उसका एक कंपोनेंट राइट में होगा? अच्छा, उसका कंपोनेंट। यस, क्योंकि नॉर्मल तो नॉर्मल टू सरफेस लगेगा, ठीक है ना। सरफेस इंक्लाइंड है तो उस पर नॉर्मल जो है वो ऐसा आएगा, ठीक है। अगर मैं सपोज रेफरेंस के लिए सरफेस ऐसे ड्रॉ कर ले रहा हूँ, तो इस स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम और इस वेज का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? तो इस पर ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और इस पर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। सपोज मैं इसको N1 बोल देता हूँ, इसको N2 बोल देता हूँ, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, ठीक। तो
अब ये उदित ने किसने पूछा था कि ये क्यों मूव करेगा? ये देखो कि कैपिटल, हाँ कैपिटल एम पर जो फोर्सेज लग रहे होंगे उसमें नीचे की तरफ एक एम जी होगा और ऊपर एक की तरफ एक नॉर्मल बाई दी ग्राउंड होगा, ठीक। N2 के दो कंपोनेंट होंगे, N2 के कंपोनेंट को अगर रिजॉल्व करूँ तो एक इस तरफ आएगा, N2 क्या होगा, कॉस या साइन, दिस इज योर थीटा, दिस इज 90, और यहाँ पे तुम्हें हॉरिजॉन्टल देखना है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो n का इधर कंपोनेंट जो होगा हॉरिजॉन्टल वाला वो n cos थीटा हो जाएगा, n sin थीटा हो जाएगा, तो n2 sin थीटा एंड नीचे की तरफ n2 cos थीटा। इन्हीं दोनों कंपोनेंट के अपोजिट इधर कर दो, ऊपर वर्टिकली अपोजिट, इस पर ऊपर की तरफ कितना n2 cos थीटा और इस तरफ n2 sin थीटा, ठीक है। तो अब हम अच्छा इनको n2 में, चलो मैं n ही लिख देता हूँ, अभी 2 हटा देता हूँ वर्ड, ठीक है, और यहाँ पर भी n, ठीक है। n2 और n1 के मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो हमने एज्यूम कर लिए हैं कि n1 और n2 के मैग्नीट्यूड n है, ठीक। तो अब तुम अगर कैपिटल M को देखो तो कैपिटल M पे क्या फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टली, ओनली n sin थीटा, उसका कोई अपोजिट कैंसिल करने वाला फोर्स नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो n sin थीटा की वजह से किधर जाएगा, राइट वर्ड मूव करेगा, ठीक है। चलो मैं इसकी एक थोड़े समय बाद एक पोजीशन बना देता हूँ कि ऐसा हो गया, ठीक है, ये इसमें डेल्टा x का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो अब m कहाँ आ गया होगा, m कुछ थोड़ा नीचे आ गया होगा, तो m की पोजीशन में भी चेंज आएगा, m की पोजीशन में कुछ x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आएगा, जो कि ऊपर वो स्लिप कर रहा है तो कुछ आएगा उसमें, उसको डेल्टा x डैश बोल सकते हो, और y डायरेक्शन में भी आएगा, ठीक है, तो कुछ y डायरेक्शन में डेल्टा y डैश, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अगर मुझे वर्क डन बाई n देखना हो तो मुझे डिस्प्लेसमेंट कौन सा देखना चाहिए, n के पैरेलल वाला, ठीक है। ऐसे मैं जो ले रहा हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो तो अलग ही डायरेक्शन हो गई, चलो ठीक। तो मैं अगर मान लो ये कहूँ कि यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट d का हो रहा है, ठीक है, इन द नॉर्मल डायरेक्शन, तुम लोग को दिख रहा है, कलर थोड़ा सा डार्क हो जा रहा है, इसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, दिस डिस्प्लेसमेंट d अगर इसको कह देते हैं, तो नॉर्मल का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, n1 विच इज n1 इज ऑन द स्मॉल m, तो वर्क डन बाई n1 बोलो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, हु इज n1, यहाँ पे देखो n1 मैंने इसको बोला है, तो मैं इसीलिए 1 और 2 मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मुझे वर्क डन ऑन स्मॉल m लिखना है तो मैं बाई n1 लिख रहा हूँ। तो वर्क डन बाई n1 पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि उस n1 के अपोजिट नीचे जा रहा है ये, ठीक है, इस तरफ जा रहा है d डिस्टेंस, तो उसका वर्क डन हुआ माइनस n1d, और वर्क डन बाई n2 कितना हुआ, n2 किस पर लग रहा है, वेज पर लग रहा है, तो ये n2 वेज किधर गया, वेज भी इधर ही गया, ठीक है, वेज भी तो इधर ही मूव किया, तो वेज में n2 का जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, तो दैट इज n2d, और n1 और n2 के मैग्नीट्यूड सेम है, तो माइनस nd और प्लस nd लिख दें इसको, ठीक, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब ऐसा क्यों हुआ, ये 0 हमेशा ही आएगा कि ये मेरे इस एग्जाम्पल में 0 आ गया, अच्छा यहाँ पे कंपोनेंट अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, तुम जो भी हो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने तो कंपोनेंट का वर्क डन भी नहीं लिया, हमने तो n के ही पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ले लिया, ठीक है, तो उसमें अभी मत उलझे रहो, वो तुम आराम से थीटा वगैरह देख लोगे तो कंपोनेंट निकल आएगा, ठीक है। दिस इज नॉट द इश्यू, अभी हम डिस्कशन का जो इश्यू है वो ये है कि इन दोनों को ऐड करके 0 आया, कैन यू कॉन्फिडेंटली से कि पेयर का जो वर्क डन होगा वो 0 ही आएगा हमेशा, ऐसा क्यों हुआ, एक्शन रिएक्शन तो इक्वल होते ही हैं,
N1 और N2 की मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे ही, इसका तो कोई ऑप्शन वो है नहीं एक्सेप्शन। तो कहाँ किस बात पे जाकर के टिकेगी ये बात कि सेम आएगा कि नहीं आएगा, एंड दोनों का दोनों का डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट Equivalent सोचो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल होगा दोनों सरफेसेस का कि कभी डिफरेंट भी हो सकता है। अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी रिलेटिव वेलोसिटी। यस इनिशियली दोनों की पोजीशन कैसी है, दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी हो गई तो क्या होगा, कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो, तो भी वर्क डन इंडिविजुअली जीरो और उनका सम जीरो। ठीक है, फिर तो ये बात ही नहीं आएगी वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन, जब नॉर्मल रिएक्शन ही खत्म हो गया, कांटेक्ट ही लूज हो गया। ठीक है, तो वो बात ही नहीं करनी चाहिए कि n जीरो हो जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा, वो तो लॉजिकली यहाँ पे ठीक नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है वो चीज़। ठीक, तो कांटेक्ट में है इसका मतलब कि d तो दोनों में सेम होना है। ठीक है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तभी वो कांटेक्ट में बने रहेंगे। ठीक है, और ये डी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, जो उनका कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। अगर पैरेलल डायरेक्शन में कंपोनेंट अलग अलग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्लिपिंग हो रही है, स्लिपिंग में तो होगा ही कि दोनों के सरफेस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन वाली सिचुएशन में। ठीक है, तो बिकॉज नॉर्मल एक्शन एंड रिएक्शन जब एक्ट कर रहे हैं तो ये एज्यूम किया जाएगा कि दे आर इन कॉन्टैक्ट, एंड फॉर देम टू बी रिमेन इन कॉन्टैक्ट द कंडीशन इज दैट देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक, एंड बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन सो दीज वैल्यूज ऑफ डी विल बी सेम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क विल बी इक्वल एंड अपोजिट एंड देयर सम विल बी जीरो। ठीक, चलो, नॉर्मल रिएक्शन इस मैन पर एक्ट कर रहा है। यस सर। कब तक एक्ट करेगा, जब तक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस समय वो हाइट h चढ़ रहा है उसका फुट, हमें वर्क डन में पता है ना डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का होता है। तो जब वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर रहा है उस समय नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, बोलो। लक्ष्य इक्वल टू हिज वेट। हाँ ज्यादा क्या, इक्वल टू वेट, सर इक्वल टू हिज वेट। अच्छा, ये सपोज स्टेप है। ठीक है, फिर आगे ये अगला स्टेप है, उस पर्सन ने एक पैर ऐसे जमाया हुआ है और दूसरा पैर वो उठा रहा है अभी। ठीक है, अभी ऑन द वे है। ठीक, चलो ये मैंने ऊपर रख दिया, ऐसे अभी हवा में है। जो हवा में है उस पर उस डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, ए वाले लेग का कि बी वाले का, किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बी का। और उस पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, जीरो। अच्छा, ए पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जीरो। तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम या फॉर एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज जीरो। ठीक है, वर्क डन एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम मैंने गलत बोल दिया क्योंकि वर्क डन ड्यूरेशन में होता है। हाँ बोलो। यहाँ पे कौन सी फोर्स वर्क कर रही है फिर उसको ऊपर ले जाने के लिए, वर्क डन जीरो है। वर्क डन जीरो है, तो वर्क डन जीरो में क्या प्रॉब्लम है, क्या कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, बट मैं तुमसे वर्ड्स में जानना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे थॉट क्लियर हैं कि नहीं। क्या कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है यहाँ पे, मैं जानना चाह रहा हूँ कौन सी फोर्स ने वर्क किया उसको ऊपर ले जाने के लिए। अच्छा, ऊपर ले जाने के लिए किसी फोर्स को वर्क करना जरूरी है, क्यों जरूरी है, हो सकता है तुम सही कह रहे हो बट मैं पूछ रहा हूँ क्यों जरूरी है। अगर कोई फोर्स वर्क ना करे तो ऊपर नहीं जा सकते क्या, डिस्प्लेस कराने के लिए तो फोर्स
सही होगा। ओनली डिस्प्लेस कराना है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चढ़ रहा हो तो। सर और भी फोर्सेस लग रही है ना इस पोजीशन में? कौन कौन से लग रहा है? सर नीचे ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ। तो ग्रेविटी को अपोज करने के लिए उसको फोर्स चाहिए, तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन से वो ऊपर की तरफ उसका, लेकिन जो अब मैं तुम्हें कॉन्ट्राडिक्शन क्लियर कर रहा हूँ, जो तुमको पूछना चाहिए मुझसे वो ये कि इस आदमी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, इसका मतलब कि कोई mg के अलावा कोई ना कोई फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है जो कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहा है। ठीक, तो वो फोर्स कौन सा है? तुमने यही पूछा था मुझसे कि कौन सा फोर्स है जो कि वर्क कर रहा है इसको ऊपर चढ़ाने में, तो मैंने उसको थोड़ा सा और क्लियर कर दिया तुम्हारे क्वेश्चन को। ठीक है, अब कोई आंसर कर सकता है? विच फोर्स इज डूइंग वर्क? क्वेश्चन इज वेरी वैलिड क्वेश्चन, ऐसा तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। पोटेंशियल एनर्जी में mg डाउनवर्ड है, mg का जो वर्क है वो नेगेटिव है और वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहा है। ठीक है, लेकिन कोई तो होगा जो कि इस एनर्जी का सप्लायर होगा, वो कहाँ से आ रही है एनर्जी? बॉडी से। यस, मसल्स। उसकी बॉडी में जो मसल्स हैं दे आर डूइंग वर्क, मसल्स से एनर्जी आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा मसल से वर्क फोर्स। ठीक है, इसकी जो, अगर मैं इसके दो चीज़ों को बोलूँ कि इसका एक तो अपवर्ड मोशन हो रहा है, भले ही वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा हो, तो उसके लिए जो फोर्स मिल रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन से मिल रहा है, क्योंकि बॉडी को इंटरनल कोई फोर्स उसमें वो नहीं करा सकता है, एक्सेलरेशन नहीं करा सकता है, या mg को कैंसिल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि mg तो एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स को कैंसिल करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स ही चाहिए। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स, या अगर मान लो हम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि पहले हम खड़े हुए थे और फिर हम अपवर्ड चढ़ना शुरू कर दिए। तो अपवर्ड एक्सेलरेशन में और ज़्यादा क्लियर है कि कोई ना कोई तो अपवर्ड एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, इंटरनल मसल फोर्स से तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसके अपवर्ड एक्सेलरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, या mg को कैंसिल आउट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चढ़ रहा हो, तो उसका आंसर है नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस स्टेप्स। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कराने के लिए कौन सा फोर्स का, कौन सा वर्क डन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये कौन सा इसको एनर्जी का सोर्स मिल रहा है, तो दैट इज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, मसल्स वर्क कर रही हैं उसकी। ठीक है, तो इस तरह से ये केवल मैन के लिए ट्रू नहीं है, कोई भी मशीन हो उस मशीन में इंटरनल सोर्स हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो एक कार है, कार में पेट्रोल भरा हुआ है, तो उस पेट्रोल से उसको एनर्जी मिल सकती है, लेकिन पेट्रोल से जो इंजन चलेगा घूमेगा वो उसको तब तक कार को एक्सेलरेट नहीं करा सकता जब तक कि बाहर से उसको फ्रिक्शन फोर्स एक्सेलरेट ना कराए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है, बट उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए इंटरनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है। ठीक, चलो, तो इस पर एक बार फिर से डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट, वर्क डन बाय एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ टेंशन इन एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं वर्क डन बाय टेंशन पर। टेंशन में भी वही बात जो हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन में लिखा है कि टोटल वर्क डन बाय एक्शन reaction pair of tension in an inextensible string is 0. ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब हम आते हैं फ्रिक्शन पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन में भी हम बात करेंगे पहले अलग अलग स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। इस पर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या रीजन असर्शन क्वेश्चन भी बनते हैं। टोटल वर्क डन बाय एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ स्टैटिक। अब यहाँ पे चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं रादर देन मैं तुम्हें कुछ बताऊँ, मैं तुमको वो करता हूँ, एक ट्रू फॉल्स की तरह से क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग सोचना। ठीक है, राइट ट्रू एंड फॉल्स।
total work done by action reaction pair of static friction is always zero। बताओ सिमिलर स्टेटमेंट काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। सर स्टैटिक के लिए तो सर ट्रू होगा, बट काइनेटिक के लिए फॉल्स। अच्छा फिर अगला स्टेटमेंट ऊपर वाली रिपीट कर दो, ऑलवेज नॉन जीरो। तो एक मिनट, तुमने जो बोला मैं लिख दूं, क्या बोला उदित? स्टैटिक के लिए तो सर ट्रू होगा, लेकिन काइनेटिक के लिए फॉल्स। अच्छा, स्टैटिक के लिए ट्रू होगा, काइनेटिक के लिए फॉल्स। और काइनेटिक के लिए दूसरा स्टेटमेंट ऑलवेज नॉन जीरो। ऑलवेज पे ध्यान देना, कोई एक एग्जांपल नॉन जीरो का ले लिया उससे ऑलवेज नहीं प्रूव हो जाएगा। यस तो यस, हरी अप। यस, दिस इज ट्रू, ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है। अच्छा, अब कितने लोगों को समझ में आई है? पहला स्टैटिक फ्रिक्शन का बताओ, कैसे हमने डिसाइड किया ट्रू एंड फॉल्स? स्टैटिक शुरू से लेके लिमिटिंग तक सर इक्वल हो सकता है, क्योंकि हेल्प एडजस्टिंग है तो सर जीरो कर सकता है, वर्क डन कैंसिल आउट करके। स्टैटिक फ्रिक्शन में रिलेटिव मोशन तो जीरो होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट जीरो। यस, टेंजेंशियल डायरेक्शन में रिलेट नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन में डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो भी हो सकता है। तो एग्जांपल सोचो, अगर तुम ये कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फिर तो चलो मैं एक और ट्रू फॉल्स दे देता हूँ इसी पर। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज जीरो। बताओ, ये ट्रू फॉल्स में बता दो। सर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो आई डोंट थिंक वो। अच्छा, ऊपर मैंने फ्रिक्शन के बारे में इन जनरल स्टेटमेंट दिया, बताओ ट्रू की फॉल्स? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि वर्क डन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, बच्चे ही नहीं टीचर भी यही पढ़ाते हैं कि वर्क फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट लगता है। सब लोग एग्री कर रहे हो? फॉल्स है ये, फॉल्स। ठीक है, चलो अभी वो फॉल्स है ये यहाँ से पता लग जाएगा। इधर आ जाओ, स्टैटिक में सेकंड स्टेटमेंट, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ट्रू फॉल्स? ट्रू? नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। फिर लास्ट बोलो, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ट्रू। ठीक है, अब मैंने ये आंसर लिख दिए हैं, अब इनको मैं जरा समझा रहा हूँ। एक ये ब्लॉक ए है, उसके नीचे ब्लॉक बी है। ठीक है, ग्राउंड को फ्रिक्शन के साथ ले लो, बिना फ्रिक्शन के ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं सपोज ए पर फोर्स लगा करके मैं एक्सेलरेट करा रहा हूँ सिस्टम को, और एक्सेलरेशन में ए और बी के बीच में स्लिपिंग नहीं है। ठीक है, एज्यूम देयर इज नो स्लिपिंग, एज्यूम नो स्लिपिंग बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो अब बताओ ए पर फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? बाई बी ऑन ए। टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट? एफ के अपोजिट डायरेक्शन लेफ्ट। राइट। टल ए पर फ्रिक्शन बाई बी किधर लग रहा होगा? राइट। ए का जो मोशन है वो उसी फ्रिक्शन की बदौलत है।
ठीक है। ओनली फ्रिक्शन इज, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ए अपनी जगह खड़ा का खड़ा रह जाता, बी नीचे से निकल जाता। ठीक है, तो फ्रिक्शन ऑन ए ये डायरेक्शन हो गया, फ्रिक्शन ऑन बी बाई ए उसका एक्शन रिएक्शन है तो अपोजिट होगा। ठीक है, तो इनका जरा नाम लिख देते हैं। फ्रिक्शन ऑन ए बाई, कैसे लिखें, ए बी लिखें, बी लिखें इसको, ए बाई बी। ठीक है, इस पे लिख देते हैं बी बाई ए। ठीक है, ऑन मैंने साइलेंट कर दिया, वो अपने आप ही समझ में आएगा। जब बाई बी है तो फिर ऑन ए होगा, बाई ए है तो ऑन बी होगा। ठीक है, तो और मान लो कि ये सिस्टम साथ में चल रहा है, तो दोनों में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ इक्वल टू एस। तो वर्क डन बाई एफ ए बाई बी वाले का वर्क डन क्या होगा, प्लस एफ इंटू एस होगा। और वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए ऑन बी बाई ए, इसका क्या होगा वर्क डन, बी का मोशन किधर है, राइट में, ए और बी दोनों का ही मोशन राइट में, बी भी राइट में जा रहा है, ए भी राइट में जा रहा है, लेकिन बी पर जो फ्रिक्शन लगा वो किधर है, लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। दिस विल बी निगेटिव एफ एस। ठीक, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जीरो ये ऐड करके जीरो का मतलब नहीं कि ये जीरो हो गया, ये तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात हो रही है। ऐड करके जीरो मतलब पेयर का टोटल वर्क डन, तो इसलिए ये ट्रू हुआ, पेयर का जीरो होगा। लेकिन इंडिविजुअल स्टैटिक फ्रिक्शन में देखो तुम निगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है। और अगर मैंने एक टेबल को ग्राउंड पे रखा होता, ठीक है, और वो टेबल पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ बट वो आगे स्लिप नहीं कर रही है, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होता वो वर्क डन जीरो हो जाता, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है, हैवी बॉक्स है या एक ट्रक खड़ा हुआ है, तुम उसको धक्का मार रहे हो, वो मूव नहीं कर रहा, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन ऑन द ट्रक है, वर्क डन बाय दैट फ्रिक्शन विल बी जीरो। ठीक, तो वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। तो ये ट्रू समझ में आ गया, ये फॉल्स समझ में आ गया और ये ट्रू आ गया। बोलो, इतना हो गया एक्सप्लेनेशन वाले का। अब काइनेटिक की दूसरे ब्लॉक के लिए मोशन का रीजन स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है ऊपर वाले के, बिल्कुल यस। तो इसलिए सर वो मैंने तो तुम्हें कहा था कि दुनिया में जितनी भी वो है लोकोमोटिव्स हैं ग्राउंड पे चलने वाले, कार ट्रेन जितने भी हैं, सबको एक्सेलरेट करने का मोशन का रीजन क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई भी एक्सेलरेट ही नहीं कर पाता। ठीक है, चलो, तो टोटल वर्क डन बाय एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो, फॉल्स। इज ऑलवेज नॉन जीरो, यस ट्रू। क्यों, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है, काइनेटिक नाम ही बता रहा है कि रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो अब यही पिछला वाला ही एग्जाम्पल ले लो, ये जो ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाला एग्जाम्पल है। अगर मान लो मैंने ये इतना लार्ज फोर्स लगा दिया होता कि बी का एक्सेलरेशन ज़्यादा होता, ए का कम होता, ऐसा हो सकता है कि बी पर तो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन लग गया, बिकॉज एफ तो उस पर लगी रहा है डायरेक्टली, तो बी का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया, ए पीछे रह गया। ए पीछे रह गया तो ए का फॉरवर्ड है तो डिस्प्लेसमेंट राइट में ही, बी का भी राइट में है। ठीक है, ए का भी राइट में डिस्प्लेसमेंट, बी का भी राइट में। और ये जो डिस्प्लेसमेंट से जो तुम कैलकुलेट करोगे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ओवर देम, तो कौन सा वाला वर्क डन ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, निगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला? हम यहाँ नॉन जीरो में साथ में ये भी बोल सकते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। क्वेश्चन ये है कि इसमें तुम अगर मान लो मैं बी पर ज़्यादा बड़ा फोर्स लगा के बी का एक्सेलरेशन ज़्यादा करा दे रहा हूँ और ए उसके साथ में नहीं चल पा रहा है, स्लिपिंग होने लग गई, तो वर्क डन पॉजिटिव फ्रिक्शन का जो वर्क डन पॉजिटिव है, कौन सा वाला पॉजिटिव था, नीचे देखो, ऑन ए बाई बी वाला पॉजिटिव था, तो वो पॉजिटिव ज़्यादा बड़ा होगा या निगेटिव वाला ज़्यादा बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में? ए में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सर बी में होगा तो पॉजिटिव होगा। तो बी वाला जो वर्क डन है वो तो निगेटिव है, ऑन बी तो निगेटिव वर्क डन हो रहा है फ्रिक्शन का, तो निगेटिव वाले का ज़्यादा है, तो सम करोगे तो निगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट और भी दे देता हूँ मैं, सम ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ इज ऑलवेज, काइनेटिक के में ऑलवेज निगेटिव, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। सर बोलो। सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। कौन सा वाला? इज ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा, ये बताओ तुम, मैं जो पूछूं उसका आंसर करते जाना।
जब मैं बी पर फोर्स लगा रहा हूँ और बी बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन से चल रहा है, बी उसके साथ साथ नहीं कैचअप कर पा रहा बिकॉज ऑफ इट्स लिमिटेशन कि उसको तो बस फ्रिक्शन के भरोसे रहना है। तो ये बताओ कि ये जो फ्रिक्शन है ए पर लगने वाला, उसका वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। और इसका मैग्नीट्यूड इन कंपैरिजन टू वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन ज़्यादा होगा कम होगा? बी का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है और बी पे लगने वाला फ्रिक्शन बी के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन इज नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, पॉजिटिव वाले का कम है, क्योंकि नेगेटिव वाले में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है। सर एक ही मोशन का रीजन ही फ्रिक्शन है, इसलिए उसको पॉजिटिव और बी के साथ नेगेटिव क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। यस, ओके सर। ठीक, तो ये हो गया। अब तुम लोगों को स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन में वर्क डन का डीपर एस्पेक्ट समझ में आ गया। तो टोटल क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक, ये इस चीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए कि टोटल नेगेटिव होता है, तो तुम यही चीज़ रिपीट करके कर लो और बस क्या करोगे कि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, देखो ये वाला, ये डिस्प्लेसमेंट छोटा लिखोगे, नहीं नेगेटिव वाला बड़ा लिखोगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि उस पर तो कैपिटल एफ काम कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन हायर है, तो उसमें एस ज़्यादा है और यहाँ वाले में एस कम है। ठीक है, तो काइनेटिक में यही डायग्राम फिर से बना करके लिख लेना कि उनको नाम है S1 S2 ऐसे कुछ दे देना। चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट किसका? ऑन बी, तो ऑफ बी, और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। ठीक है, मैंने यहीं पे ही थोड़ा सा चेंज कर दिया बस। तुम यही पूरा डायग्राम फिर से बना लो, नीचे जितना लिखा है सब फिर से लिख लो, बस S के नीचे A और S के नीचे B लगाना है। ठीक है, एंड सिंस SA इज लेस देन SB, this implies work done by FA by B का magnitude less than work done by friction on B by A. This implies work done on F of friction A by B plus work done friction B by A will be negative. ठीक है, अब तुम इतना पूरा लिख लो, तो उससे ये फिर से बना करके लिख लो।